हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में। आज हमारे जीएस सेशन की नाइन्थ क्लास होगी। ठीक भाई, 30 क्वेश्चन होंगे जीएस जीके के, जिनको हम ध्यान पूर्वक करेंगे। ठीक, समय ना खराब करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पूछा है। महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना की। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक, 563 ईसा पूर्व। लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिल वस्तु, कपिल वस्तु। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? ये जगह ये पड़ती है नेपाल में। ठीक है, और इनकी मृत्यु, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर। ठीक, कुशीनगर महाजनपद था, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर में। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन, शुद्धोधन। और इनकी माता जो थी वो थी महामाया। महामाया। ठीक, सौतेली माता। ठीक है, इनकी माता का 7 दिन के बाद देहांत हो गया था इनके जन्म के। तो इनकी जो मौसी थी वही सौतेली माता थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। उनका नाम था प्रजापति गौतमी, यानी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक, इतना मतलब ये बेसिक डाटा है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में। अब देखो महात्मा बुद्ध ने क्या किया था। 29 वर्ष की आयु में अब घर त्याग दिया था, घर छोड़ दिया था। और इन्हें जब 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, देखो ज्ञान की, नेक्स्ट पेज ले लेना, इधर जगह नहीं है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति किसकी बात चल रही है? महात्मा बुद्ध की। महात्मा, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी बोध गया में। बोध गया। ठीक, बोध गया ये जगह कहाँ पड़ती है? बिहार में। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे, नदी के किनारे। ठीक, अब इनको जब बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर ये वहां से कहाँ आए? सारनाथ आए। और सारनाथ में इन्होंने 5 ब्राह्मणों को क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था, यानी प्रथम वचन दिए थे। तो प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ, प्रथम उपदेश। और प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। इस घटना को किस नाम से जाना गया? इस घटना को जाना गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यही था आंसर कि पूछा गया था महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बोध गया, सांची, सारनाथ। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है, सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, 1857 का विद्रोह, तो इसको हम 1857 की क्रांति बोलते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति कहा जाता है। और इसका, इसकी शुरुआत बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तो इसके नायक किसको माना जाता है? इसके नायक, इसके नायक है मंगल पांडे। मंगल पांडे। ठीक, जिन्होंने क्या किया था, वो इनफील्ड राइफल की जगह पर बेस फील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, जिसमें चर्बी वाले कारतूस थे। तो उनको क्या किया गया था? उनको चलाने से मना कर दिया था। ठीक, उनको चलाने से मना कर दिया था। तो मंगल पांडे ने क्या किया था? फिल ह्यूज और ओ ह्यूज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक, तो इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तभी सभी सिपाही ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो इस सिपाही ने
विद्रोह कर दिया। ठीक, और ये विद्रोह कब किया था? 10 मई 1857, 10 मई 1857 को। और कहाँ से हुआ था? मेरठ से। तो इस समय भारत का जो वायसराय था, वायसराय वायसराय था लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैनिन। ठीक, ये भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था, और यही भारत का क्या बना? पहला वायसराय बना। ठीक है, यही पहला वायसराय बना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिन। ध्यान रखना, ये इस समय 1857 में क्या था? गवर्नर जनरल। फिर 1858 का एक्ट आया था, जिसके द्वारा इसे भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया था। ठीक, तो यहाँ भी ये सही लिखा है, वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? यानी कल्हड़ एक विद्वान थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी राजतरंगिणी। ये किस विषय पर लिखी? भाषा नहीं। ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन डी बुद्ध का शिक्षा, ऑप्शन सी चिकित्सा एवं विज्ञान, ऑप्शन डी कश्मीर का इतिहास। तो राजतरंगिणी पुस्तक है, इसका जो विषय है वो इसका विषय है कश्मीर का इतिहास। ठीक, कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, ये राजतरंगिणी पुस्तक में लिखा गया है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखो भाई, सतलुज नदी बना देते हैं हम। ठीक, पूरी सिंधु नदी तंत्र नहीं बना रहे हैं, क्लास बहुत लंबी हो जाती है। अभी हमने शायद अभी 2 दिन पहले क्लास में सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल सतलज नदी बनाते हैं। देखो, एक नदी सबसे पहले एक नदी निकलती है। देखो, ये सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी, सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी की सहायक नदी है एक, जिसका नाम है चिनाब। चिनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब चिनाब नदी में एक नदी मिलती है, इधर से निकलती है और यहाँ पर जाकर मिल जाती है। इस नदी का नाम है सतलुज, सतलुज नदी, सतलुज नदी। ये कश्मीर का, भारत का कश्मीर का मैप बना लिया। ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक, कश्मीर का मैप है ये। ठीक है, जम्मू कश्मीर का। तो ये नदी कहाँ से निकलती है? नदी निकलती है राकस ताल, राकस ताल। और ये जगह कहाँ पड़ती है? तिब्बत। ये जगह कहाँ पड़ती है? तिब्बत में। राकस्ताल मतलब तिब्बत में था पहले, अब वर्तमान में कहाँ पे है? चीन में। तो सतलज नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? भी ध्यान रखना, सतलज नदी भारत में सिबकिला दर्रा से प्रवेश करती है। सिबकिला दर्रा, सिबकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और कहाँ जाकर? चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये क्या है? चिनाब की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब इसमें उद्गम ही पूछा था कि सतलज नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तिब्बत। तो पहला ही ऑप्शन सही है, क्या? तिब्बत। तिब्बत, ध्यान रखना, तिब्बत वर्तमान में इस पर चीन का अधिकार है, तो ये चीन में भी है। ठीक, नेपाल जम्मू कश्मीर नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि सतलज नदी पर ही क्या है? भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, सतलज नदी पर क्या है? भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, वहां जगह कम थी तो इधर लिख दिया। ठीक है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध जो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है? इसमें पूछा है कि इसमें से 3 सही होंगे और एक क्या होगा? गलत होगा। तो गलत वाला बताना है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, सही है। ठीक, ये रेलवे के क्या दिए? मुख्यालय दिए हैं, रेलवे के मुख्यालय। ठीक, कुल कितने हैं? 18। कुल कितने हैं? 18 हैं। कुल टोटल मुख्यालय कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, तो इसमें दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, सही है। मध्य रेलवे का भोपाल, ये गलत दिया है। ठीक, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, सही दिया है। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली। सबसे बड़ा क्या है? ये जोन है, सबसे बड़ा मुख्यालय ही, सबसे बड़ा जोन है ये। ठीक, तो देखो, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी वाला ही क्या होगा? सही होगा। ठीक, तो ये एक सही सुलेमित नहीं था। ठीक है, मध्य रेलवे का मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में है। दक्षिण रेलवे का चेन्नई है। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली है। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। 18 जोन है टोटल। ठीक है, 18 जोन है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? देखो, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य।
कहाँ से लिए हैं हमने मौलिक कर्तव्य? रूस से लिए हैं, रूस के संविधान से लिए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश सिफारिश पर लागू हुए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू हुए। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो 42वें संविधान 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और ये कहाँ जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे भाग 4 का या ए लिखते हैं। और आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा था? तो अनुच्छेद था 51 का ए, 51 का ए, ये अनुच्छेद था। ठीक है, अब इसमें ये हो गया। अब वर्तमान में कितने हैं? पहले कितने जोड़े गए थे? 10, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। तो वर्तमान में ये कितने हैं? 11 हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संख्या इनकी क्या है? 11 है। ठीक, तो 11वां कौन सा है और कब जोड़ा गया? तो जो 11वां है, 11th है, 11th यह 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, ये है क्या? ये भी लिख दे रहे हैं कि ये है क्या? ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक, ये है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा क्या है, देखो कि मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, जो 1976 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र जो है यूएनओ, इसमें हर देश से एक राजदूत जाता है, एक या दो राजदूत जाते हैं। तो भारत की तरफ से कौन पहली महिला राजदूत गई थी? ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो भारत की तरफ से जाने वाली पहली जो महिला थी वो थी विजयलक्ष्मी पंडित, और ये गई थी 1953 में गई थी, 1953 में गई थी। ठीक है, एनी बेसेंट क्या थी? एनी बेसेंट थी पहली कांग्रेस अध्यक्ष, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक, और सरोजिनी नायडू ये पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजकुमारी अमृता कौर पहली राज्यसभा सांसद थी महिला। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य शैली में से किसका उद्गम आंध्र प्रदेश से हुआ है? पूछा शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? टोटल 8 हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पुराना भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। ठीक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक, उड़ीसी उड़ीसा का है, और कथकली केरल का है। तो इन्होंने पूछा है कि आंध्र प्रदेश से किसका उदय हुआ? तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी का उदय हुआ। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत में कौन से 3 द्रविड़ साम्राज्य हैं? द्रविड़ राज्य, देखो द्रविड़ राज्य किसको बोलते हैं पहले ये देख लो, द्रविड़ राज्य। ठीक है, द्रविड़ राज्य। हम दक्षिण भारत केवल बना रहे हैं। ठीक है, दक्षिण भारत को द्रविड़ राज्य कहा जाता है। मैप से समझोगे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये वाला राज्य है केरल। ठीक, कौन सा राज्य है? केरल।
ठीक, इसके बाद ये वाला राज्य है तमिलनाडु। ठीक, ये वाला राज्य है कर्नाटक, और ये वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक, इन चार राज्यों को द्रविड़ राज्य कहा जाता है, इन चार राज्यों को द्रविड़ राज्य कहा जाता है। कभी इनकी द्रविड़ भाषा पूछे तो केरल की मलयालम, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, कर्नाटक की कन्नड़, ये चार भाषाएं मिलकर द्रविड़ भाषा का निर्माण करती हैं। अब इन चार भाषाओं में यानी दक्षिण भारत में एक चार वंश थे, एक शक, गांधार, मगध। तो मगध कहाँ था? उत्तर भारत में था, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। अवंती, तेलंग, महाकालेश्वर। अवंती ये कहाँ था? अवंती था ये इधर वाले क्षेत्र में। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। चोल, पांड, चेर, ये बिल्कुल क्या है? सही है। इसमें सातवाहन दिया है, तो सातवाहन कहाँ था? उत्तर में था। कलिंग उड़ीसा में था, तो उड़ीसा इसमें आता नहीं है। चोल, पांड, चेर, चोल, पांड, चेर, ये क्या थे? संगम कालीन वंश थे, ये संगम कालीन वंश। ठीक है, संगम कालीन वंश थे जिनका उदय कहाँ हुआ था? इन दक्षिण भारत में। चोर, चेल, पांड ये इसी क्षेत्र में क्या थे? पले बड़े थे, इसलिए इनको द्रविड़ वंश के नाम से जाना जाता है। वही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन ए तो रहा, ऑप्शन डी द एनालिप्स, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी जिंद अवस्था। तो यहूदियों का जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है तोरा। ठीक, इसको ऐसे भी लिखते हैं तोरा। ठीक है, तोरा। ठीक, तो इसके इनका यही क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। द एनिकेडस ये किसका है? ये है कन्फ्यूशियस का। ठीक, कन्फ्यूशियस का। और त्रिपिटक ये किसका है? बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का। ठीक, और जैन अवस्था ये किसका है? पारसी का है। ठीक, ये पारसी पारसी का है। ठीक, ईसाई का कौन सा होता है? ईसाई का होता है बाइबिल, बाइबिल। सिख का कौन सा होता है? एक मिनट, सिख का होता है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, और हिंदू का, हिंदू का वेद या महाभारत, महाभारत। ठीक है, और मुस्लिम, इस्लाम धर्म का, तो इस्लाम धर्म का होता है कुरान। ठीक, ये क्या है? पवित्र ग्रंथ है सारे धर्मों के। ठीक है, एक बार देख लेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अजंता की गुफाएं, ऑप्शन बी उड़ीसा के मंदिर से, ऑप्शन सी सारनाथ, सारनाथ कैपिटल से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारतीय का राष्ट्रीय चिन्ह है एक स्तंभ पर चार शेरों की जो आकृति होती है। ठीक, स्तंभ पर चार शेर, स्तंभ पर चार शेर, ये इसका क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सारनाथ, सारनाथ के शिलालेख से, सारनाथ के शिलालेख से, सारनाथ के शिलालेख से क्या किया गया है? ये लिया गया है। ठीक है, सारनाथ का शिलालेख किसने बनवाया था? तो सारनाथ का शिलालेख इसका निर्माण कराया था अशोक ने, इसका निर्माण कराया था अशोक ने। ठीक है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक, 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में इसका निर्माण अशोक ने कराया था। ठीक है, सारनाथ का शिलालेख, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सारनाथ का शिलालेख। ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, कब अपनाया गया था? कब हमारा राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया था? तो स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेंगे कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय ध्येय वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, जो इसके नीचे ही लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते लिया गया है उपनिषद जो लिखे गए 108 है जिनकी संख्या, तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक, मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद, ठीक, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अत्याधुनिक समुद्र पतन बंदरगाह कौन सा है? पूछ रहा है अत्याधुनिक, अत्याधुनिक मतलब नया, नवीनतम। ठीक है, जिसमें आधुनिक क्या है? मशीनरी है। तो भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं?
भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, 13 बड़े बंदरगाह देखो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सारे बंदरगाह। ठीक, देखो पहला एक बंदरगाह है हमारा, कौन सा? कांडला। ठीक है, फिर इसके बाद है मुंबई। ठीक, फिर है JNPT, JNPT। ठीक है, फिर मंगलौर, मंगलौर कर्नाटक में है, ये दोनों मुंबई में है। फिर कोचीन है, कोचीन। इधर तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन, जो कहाँ है? तूतीकोरिन, तूतीकोरिन है चेन्नई में। ठीक है, इसके बाद एन्नौर बंदरगाह है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई तो उसकी राजधानी है। फिर एक चेन्नई बंदरगाह है। ठीक, फिर इधर विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। फिर इधर उड़ीसा में पारादीप है, और यहाँ कोलकाता में हल्दिया है। और एक अंडमान निकोबार की राजधानी यहाँ पर कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। 13 हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक रह गया अभी कोई सा। ठीक है, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, हाँ उसका रह गया है गोवा वाला। गोवा वाला कौन सा हो गया? मुमरगांव, मुमरगांव बंदरगाह। ठीक है, अब हो गए 13, 6 इधर है, 6 इधर है, एक वो है, 13 बंदरगाह हो गए। ठीक है, तो ये 13 बंदरगाह है। पूछा इसमें सबसे नया बंदरगाह कौन है, तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक एवं व्यस्त बंदरगाह है। इस मुंबई बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए इसके नीचे एक JNPT बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया था, जिसका नाम क्या है? नेहवा सेवा बंदरगाह। तो ये सबसे कैसा बंदरगाह है? ये सबसे नवीन बंदरगाह है, सबसे नया बंदरगाह है, जो आधुनिकरण बंदरगाह है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है जवाहर लाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो वही हमने लिखा है। ठीक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को हमने क्या लिख दिया? JNPT, JNPT। ठीक है, और कांडला बंदरगाह का नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नाम है दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। उमरगांव बंदरगाह ये कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। ठीक, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, अभी बताया, उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित है। नोवा सीवे ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये सारे बंदरगाह हो गए। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 4 नवंबर, ऑप्शन डी 22 मार्च। ठीक, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और ये पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार, तो पहली बार मनाया गया था 1993 में, 1993 में मनाया गया था। ठीक, 1993 में मनाया गया था। अच्छा देखिए, और भी लिख लो, ये 4 नवंबर को क्या होता है? 4 नवंबर को होता है राष्ट्रीय कैंडी दिवस, राष्ट्रीय कैंडी दिवस होता है। ठीक, 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस होता है, शिक्षक दिवस होता है। भाई शिक्षक दिवस होता है वो किसके जन्मदिन पर होता है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण के जन्मदिन पर। जन्मदिन पर ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और 24 अक्टूबर को क्या होता है? 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना हुई थी, तो इस दिन मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे दिवस लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम अंग्रेजी दैनिक अखबार कौन सा है? द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यूटन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बंगाल गजट। तो भारत का पूछा है प्राचीनतम अंग्रेजी दैनिक अखबार, अंग्रेजी भाषा का। तो अंग्रेजी भाषा का जो दैनिक अखबार है वो बंगाल गजट है, बंगाल गजट है। ये कब हुआ था? ये 1780 में, 1780 में किसके द्वारा? 1780 में जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की ने कोलकाता से, कोलकाता से निकाला था, निकाला था। ठीक, ये अखबार, तो ये अखबार जेम्स हिक्की ने 1780 में कोलकाता से निकाला था। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला हिंदी अखबार पत्र कौन सा था? ठीक है, पहला हिंदी अखबार पत्र, पहला हिंदी समाचार पत्र, समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंडे। ठीक, उदंत मार्तंडे। ठीक, उदंत
मार्तंडे। ठीक, ये 1826 ईस्वी में क्या हुआ था, जारी हुआ था, उतंत मार्तंडे। ये पहला क्या था, हिंदी समाचार पत्र था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है ये स्थित है ऑप्शन ए कोलकाता, और इसको हम बोलते हैं इम्पीरियल, इंपीरियल संग्रहालय, इंपीरियल संग्रहालय। ठीक, यह एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, यह एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, संग्रहालय है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1950, 1953, 1956। योजना आयोग, योजना आयोग। ठीक, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? उसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे प्रथम। ठीक, इस योजना आयोग को, योजना आयोग इसका काम था योजनाएं बनाना। 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी, इसको परिवर्तित कर दिया गया, यानी इसको खत्म कर दिया गया कब? 1 जनवरी 2015 को, और इसके स्थान पर क्या बना दिया गया? इसके स्थान पर बना दिया गया नीति आयोग। ठीक, तो इसके स्थान पर बना दिया गया नीति आयोग, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, तो हमसे पूछा है योजना आयोग की स्थापना 1950, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुलिमित नहीं है? ऑप्शन ए बांध दी एक तरफ, फिर नदियां दी है, भाखड़ा नागल बांध, सतलुज नदी, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी। सही है, ये भी सही है, अभी लिखा था पहले क्वेश्चन में। नागार्जुन सागर बांध, गोदावरी, ये गलत है। हीराकुंड बांध, महानदी, सही है। ये सबसे लंबा बांध है, ये कैसा? सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। तो भाई नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है कृष्णा, कृष्णा नदी पर। ठीक है, ना कि स्थित है गोदावरी नदी पर। तो इसका ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली, गोवा। तो देखो, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश, कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 हैं। सबसे छोटा, सबसे बड़ा लिखो पहले, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है लद्दाख, लद्दाख क्षेत्रफल में। ठीक, सबसे छोटा, सबसे छोटा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की। ये हम ये हम केवल उसकी बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश यूटी की, ना कि राज्यों की बात कर रहे हैं। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप की है। ठीक, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कौन सीएम बनते हैं, यानी जहां पर क्या है? विधानसभा है। कौन कौन से हैं? पांडुचेरी और दिल्ली। ठीक है, विधानसभा, विधानसभा वाले, विधानसभा वाले यूटी कौन कौन से हैं? एक है दिल्ली और एक है पांडुचेरी, दिल्ली और पांडुचेरी। तो इन्होंने पूछा था कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखो, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में, अरब सागर
में स्थित है, भारत के पश्चिम दिशा में। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? भारत के पूर्व दिशा में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये बातें और ध्यान रखना। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी टका, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी बातू। बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो देखो रुपया, रुपया कहाँ की है? ये रुपया भारत की है, ठीक है, भारत के साथ साथ ठीक पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, इंडोनेशिया की है, नेपाल की है, इनके सबके आगे क्या लग जाता है? रुपया लग जाता है। टका कहाँ की है? टका बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की है, ठीक। डॉलर कहाँ की है? डॉलर कई देशों की, जिसमें से एक यूएसए है। और बातू, बातू नहीं होता है, बहतू होता है, बहतू ये थाईलैंड की मुद्रा होती है। तो ये तो गलत लिखा है, शब्द गलत लिखा है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे थाईलैंड। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? केंद्रीय मुद्रा यानी मुद्रा कौन सी बैंक जारी करता है? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या नोट पर लिखा होता है ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1934 के एक्ट से, 1934 के एक्ट से 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। क्या इसकी स्थापना की बात कर रहे हैं? ये स्थापना, स्थापना, ठीक, 1934 में एक्ट आया था जिसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? पहले अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष थे ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ। भाई इस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो ये अंग्रेज थे, ठीक, भारत आजाद नहीं हुआ था। तो पहले भारतीय अध्यक्ष, अध्यक्ष तो नहीं, अध्यक्ष नहीं, पहले गवर्नर लिखते हैं क्या? गवर्नर इनके लिए शब्द यूज होता है, गवर्नर। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर। नीचे नोट पर साइन होता है, जिस समय वो नोट बनता है उस समय जो गवर्नर होता है उसके साइन होते हैं। ठीक, तो पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण तो ये हुआ है 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारत की साख को नियंत्रित करता है, विदेशी मुद्रा का भंडार करता है, ठीक, बैंकों को ऋण देता है, ये इसके काम होते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी कर्नाटक। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य में स्थित है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो इनका ये नारा भी इंपॉर्टेंट है, इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था। अच्छा देखो, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? देखो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे ये लिखे हैं, कौन? रामकृष्ण परमहंस। ये स्वामी विवेकानंद के क्या थे? गुरु थे। तो इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद।
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इसको हम हिंदी में अगर आ जाए तो बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। अच्छा देखिए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुस्तक लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ठीक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको हिंदी में भारत की खोज बोलते हैं। मोतीलाल नेहरू ने पुस्तक लिखी है, उसका नाम है मेरी कहानी। ऐसे तो बहुत पुस्तकें लिखी, लेकिन हम फेमस फेमस पुस्तक लिख रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ठीक, ये किसकी पुस्तक है? राजेंद्र प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, संविधान सभा का अस्थायी सभापति किसे चुना गया था? अस्थायी पूछा है, ठीक है, इसमें आज क्या पूछा है? अस्थायी। देखो संविधान सभा कब बनी थी, पहले तो ये लिख लो पूरा, संविधान सभा, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था? संविधान सभा का निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर, ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। ठीक, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। कब इसका संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखो संविधान सभा का जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। ठीक, इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, फर्स्ट बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, सेकंड मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो फर्स्ट मीटिंग में भारत का अस्थायी मतलब भारत का कह रहे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना था, जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इसमें जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये कैसे अध्यक्ष थे? ये अध्यक्ष थे अस्थायी। ठीक, ये थे अस्थायी, अस्थायी, अस्थायी। ठीक, और स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये क्या था? ये था स्थायी अध्यक्ष, ये था स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसमें अस्थायी पूछा है ना, तो अस्थायी पूछा है, कौन लगा दो? कौन होंगे? कहाँ गए? एक मिनट, क्या पूछा? अस्थायी सभापति किसे नियुक्त किया गया था? बी आर अम्बेडकर, पट्टामी सीतारामैया, ठीक, राजेंद्र प्रसाद, एन गोपाल स्वामी अय्यर। तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन नहीं दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अस्थायी पूछा, स्थायी पूछा होता तब राजेंद्र प्रसाद होता है, अस्थायी होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? देखिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है, शुरुआत 1901 में स्वीडन से हुई थी, स्वीडन से हुई थी। और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता था इस समय जब शुरुआत हुई थी? तो इसके जो क्षेत्र थे वो थे 5 क्षेत्र। 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? देखो, एक था साहित्य, साहित्य था, ठीक, रसायन, भौतिकी, ठीक, रसायन भौतिकी, और चिकित्सा, चिकित्सा शांति, इन क्षेत्रों में दिए जाते थे। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया 1968 69, ठीक है, 67 में घोषणा हुई, 67 में डिसीजन लिया गया, 68 में घोषणा हुई, 69 में पहली बार दिए गए। तो 69 में एक और सब्जेक्ट जोड़ा जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो वर्तमान में कितने? वर्तमान में कुल 6 क्षेत्र हैं, वर्तमान में कुल 6 क्षेत्र हैं। ठीक, सारे पुरस्कार कहाँ से दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। लेकिन शांति का जो नोबेल है
वो कहाँ से दिया जाता है, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ठीक। अब अर्थशास्त्र में जो पुरस्कार दिया गया पहले भारतीय जिनको अर्थशास्त्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक, तो वो कौन थे, आत्मसेन थे। आत्मसेन थे। इनको कब दिया गया, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, कब, 1998 में। ठीक है, पहले भारतीय थे, पहले पहले भारतीय थे। ठीक, जिनको अर्थशास्त्र में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दी थी। देखो सिख धर्म, सिख धर्म, ठीक, कुल गुरु कितने थे, सिख धर्म में कुल गुरु जो हुए हैं वो थे 10। ठीक, इसकी स्थापना किसने की थी, यानी पहले गुरु कौन थे, पहले गुरु, तो वो थे गुरु गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। ठीक, इनके अंतिम गुरु कौन थे, अंतिम गुरु, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह इनके क्या थे, अंतिम गुरु थे। ये 10वें गुरु थे। ठीक है, तो इनकी मतलब ये तो इनका क्रम अब सब सारे 10 गुरु नहीं लिख रहे, काफी लंबी क्लास हो जाती है। ठीक है, फिर कभी बता देंगे। तो पहले गुरु और अंतिम गुरु आप ध्यान रखेंगे। 9वें गुरु ध्यान रखेंगे, 9वें गुरु थे तेग बहादुर। ठीक है, 9वें गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर थे। तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। ठीक, क्यों दे दी गई थी, क्योंकि तेग बहादुर ने औरंगजेब का जो विरोधी पुत्र था अकबर द्वितीय, उसको शरण दे दी थी। उसको क्या दे दी थी, शरण दे दी थी। तो तेग बहादुर को क्या किया था औरंगजेब ने, औरंगजेब ने चांदनी चौक, चांदनी चौक, और ये कहाँ पड़ता है, दिल्ली में फांसी दे दी थी, फांसी दे दी थी, दिल्ली में फांसी दे दी थी। ठीक है, चांदनी चौक में फांसी दे दी गई। यहाँ पर कौन सा गुरुद्वारा बना हुआ है, शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। तो देखो कौन सिखों के गुरु तेग बहादुर कौन से 9वें गुरु थे, किसने मृत्युदंड दिया था, ऑप्शन डी औरंगजेब, ऑप्शन डी औरंगजेब ने क्या दिया था, मृत्युदंड दिया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत पाक विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी बेबेल योजना, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन, भारत पाकिस्तान विभाजन, भारत पाकिस्तान विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक, और ये जो इस समय भारत के वायसराय थे माउंटबेटन, इस समय भारत के वायसराय थे माउंटबेटन, तो इन्होंने एक योजना बनाई थी। ठीक, तो उसके उसी योजना को बोलते हैं माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना कहा जाता है। ठीक है, और इस माउंटबेटन योजना को हम डिग्गी प्लान, डिग्गी प्लान भी कहते हैं, डिग्गी प्लान भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। कब बनी थी ये, 1947 में, 1947 में बनी थी। ठीक। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन ए टी एन शेषन, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी जेबी मावलेंकर, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र दत्त। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, ये भारत के पहले क्या थे, चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, और इसमें जेबी मावलेंकर, जेबी मावलेंकर कौन थे, पहले पहले लोकसभा, पहले लोकसभा अध्यक्ष, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जेबी मावलेंकर थे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, तो आरबीआई जो रुपए जारी करता है, आरबीआई, आरबीआई आरबीआई के जो नोट होते हैं, नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, किसके, आरबीआई के, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, सारे नोटों पर। ठीक, तो आरबीआई के जो नोट होते हैं, नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। कितने रुपए के नोट, 1 रुपए से ऊपर के नोट, 1
रुपए से ऊपर के नोट, 1 रुपए से ऊपर के नोट, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नोट पर आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं, परंतु कितने, 1 रुपए से ऊपर के नोट पर। 1 रुपए के नोट पर किससे हस्ताक्षर होते हैं, 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर, तो ये होते हैं वित्त सचिव के, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। देखो ऑप्शन कहाँ पे होगा, वित्त सचिव, गवर्नर रिजर्व बैंक नहीं, सचिव वित्त आयोग, वित्त आयोग के नहीं, वित्त आयोग के सचिव नहीं होते हैं। ठीक, हाँ वित्त आयोग, सॉरी, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री के नहीं होते हैं। अध्यक्ष वित्त आयोग नहीं, सचिव वित्त आयोग के क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी ही क्या है, सही है। ठीक, ऑप्शन बी सही है, राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा ग्रह इवनिंग स्टार कहलाता है, यानी किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। इवनिंग स्टार मतलब शाम का तारा, शाम का तारा। ठीक, तो भाई शाम का तारा, ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आज आप बताएंगे क्वेश्चन कमेंट में, और इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए हमारी क्लास थी। ठीक, यही क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ।